नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के इस अंक के साथ मैं सीमा आरजू। एक तरफ जहां हिमाचल सरकार विकास के बड़े बड़े दावे करती नहीं थकती, वहीं धरातल पर विकास की तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। बिलासपुर के घुमारवीं बस अड्डे की बात करें तो अपनी बदहाल स्थिति पर ये बस अड्डा आंसू बहा रहा है। बस अड्डे में गड्ढे ही गड्ढे हैं, वहीं सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा चुकी है और पीने के पानी की अगर बात करें तो वो बिल्कुल दूषित हो चुका है। लेकिन प्रशासन को इस बात से कोई लेना देना नहीं। गड्ढों से भरा बस अड्डा, पीने के लिए दूषित पानी, चारों तरफ गंदगी और प्रशासन बेखबर। जी हां, ये आलम है बिलासपुर जिले के घुमारवीं बस अड्डे का, जहां हर दिन सैकड़ों यात्री अपने मकाम तक पहुंचने के लिए बस का इंतजार करते हैं और न जाने कितनी ही प्राइवेट और सरकारी बसें यहां से होकर गुजरती हैं, लेकिन यहां की हालत ज्यों की त्यों है। हम दिखाते हैं आपको इस बस अड्डे की हकीकत। पानी की टंकियों में गंदगी का आलम, पानी में सैकड़ों मक्खियां, कॉकरोच और परिंदे मरे हुए हैं। हम किसी गटर के पानी की बात नहीं कर रहे, बल्कि घुमारवीं बस अड्डे में यात्रियों के लिए पीने के पानी की टंकी की बात कर रहे हैं, जिसे यहां आने वाले बेखबर यात्री पीते हैं। वहीं बस अड्डे के शौचालय की हालत भी बेहद खराब है और बस अड्डे में पड़े गड्ढों के तो क्या कहने, यहाँ चल रहे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। घुमारवीं बस स्टैंड का हाल इतना बुरा हाल है कि हर जगह गड्ढे गड्ढे हैं, पीने का पानी गंदा है, यात्री इतने परेशान है कि पूछो मत। प्रशासन को इसके खिलाफ कोई ना कुछ लेना चाहिए। कई बार प्रशासन लोगों ने बोला, स्थानीय लोगों ने बात की है, पर कोई से हल नहीं निकला। इसलिए प्रशासन इसके कोई स्टेप उठाए ताकि अड्डा अच्छा बन सके और यात्रियों को सुविधा मिल सके। बस अड्डे की बदहाल स्थिति से यात्री ही नहीं बल्कि बस चालक भी परेशान हैं। वहीं बस चालकों का कहना है कि वे प्रतिदिन 40 रुपए एचआरटीसी को बस खड़ी करने के लिए अदा करते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं दिया जाता। जब इस बारे में अधिकारियों से बात की जाती है तो केवल आश्वासन ही हाथ लगता है। सर, मैं घुमारवीं बस ऑपरेटर यूनियन बिलासपुर का सचिव हूँ और सर अड्डे की हालत खस्ता है और हमारे से एचआरटीसी 40 रुपये पर डे लेती है और हमें कोई भी सुविधा नहीं है सर। और इनकी रिपेयर के लिए भी कोई एचआरटीसी कोई काम नहीं करते हैं। इन समस्याओं को लेकर बस अड्डा प्रभारी प्यार चंद से बात की गई तो उन्होंने किसी भी तरह की गंदगी होने से इनकार ही कर दिया और साथ ही पीने के पानी की टंकी को दिन में 3 बार साफ करवाने की बात भी कहने लगे और गंदे पानी की टंकी को बंद कर 2 नई टंकियां लगाने की बात कही। सफाई व्यवस्था जी 3 टाइम में सफाई होती है जी दिन में, और बाकी सर जिसमें बारिश हो ना, बारिश वाले दिन में लोग नहीं। बाकी प्यारेलाल जी बताएं, जो आपकी पानी की टंकियां हैं जी, इसके बारे में भी कुछ लोगों ने शिकायत करी है कि इसके अंदर जो है कीड़े मकोड़े या कॉकरोच हैं जी, तो ये पानी आजकल दूषित हो चुका है, लेकिन लोग इसको पी रहे हैं। नहीं, वो बंद कर दिए जी, जिसमें वो कीड़े मकोड़े हैं नहीं, वो बंद कर रही है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। हमीरपुर जोनल अस्पताल परिसर में मरीजों की सुविधाओं पर डाका डाला जा रहा है और अस्पताल परिसर में कई जगहों पर अंधेरा पसरा होने की वजह से वार्डों में बनाए गए शौचालयों में भी अंधेरा है और मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन इन समस्याओं पर कोई गौर नहीं कर रहा। अस्पताल के अधिकतर वार्डों में शौचालयों पर या तो ताला लटका हुआ है और जो शौचालय खुले हैं उनमें गंदगी इतनी ज्यादा है कि वहां जाने का किसी का मन ही नहीं करता। हमीरपुर जोनल अस्पताल में गत कुछ समय से वार्डों में बनाए गए शौचालयों की हालत दयनीय बनी हुई है और अधिकतर वार्डों में शौचालयों पर ताला लटका हुआ है या फिर शौचालय में सफाई न होने की वजह से समस्या बनी हुई है। साथ ही अस्पताल परिसर में अधिकतर जगहों पर लाइट की व्यवस्था न होने की वजह से मरीजों को अंधेरे में ही धक्के खाने पड़ते हैं। ओपीडी के बाहर पर्ची बनवाने के लिए भी अंधेरे में ही इधर उधर भटकना पड़ता है। मरीज ने बताया कि अस्पताल के शौचालयों की बुरी हालत है और अस्पताल के अंदर बने हुए शौचालय खराब पड़े हुए हैं, जिससे लोगों को समस्या पेश आ रही है। ठीक नहीं है, न ट्यूब भी जल रही है, न वो बल्ब लगा है, सारा इसमें पड़ा है।
इस बारे में एसएमओ डॉक्टर रमेश चौहान ने माना कि अस्पताल के वार्डों में शौचालयों की हालत खराब है और कई जगहों पर लाइट्स की समस्या भी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अस्पताल की समस्याओं को दूर करने के लिए बजट का प्रावधान किया जा रहा है। लाइट्स और फैंस की आपने बात की। लाइट्स और फैंस तो ऐसे है, कहीं बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो वो इमीडिएटली रिप्लेस हो जाता है। हमने इसके केयर टेकर बनाया है, वो केयर रखते हैं इस चीज़ की कि फैंस, लाइट्स, जो भी इलेक्ट्रिकल कोई प्रॉब्लम हो इमीडिएटली करेक्ट हो जाती है जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है कहीं से भी। और टॉयलेट्स के बारे में हमने 2 टॉयलेट्स ठीक करवा दिए हैं, क्योंकि इसमें जो पाइप्स थी वो अंदर सड़ गई थी। अब हम पाइप्स को बाहर निकाल के, जो डाउन पाइप्स हैं उनको बाहर निकाल के कर रहे हैं ताकि अंदर सीलन ना रहे। हमने 2 जो मेडिकल वार्ड और गायनी वार्ड के टॉयलेट्स ठीक करवा दिए हैं। अब आजकल हमारा सर्जिकल वार्ड्स के टॉयलेट्स का काम चला हुआ है, क्योंकि हम सब टॉयलेट्स को एकदम से रिपेयर नहीं कर सकते, फेज मैनर में करना पड़ेगा। एक टाइम पे एक ही टाइप के टॉयलेट्स, एक ही वार्ड के टॉयलेट्स रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो हमें प्रॉब्लम, पेशेंट्स को बाथरूम जाने की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हमने 2 वार्ड्स के टॉयलेट्स ठीक करा दिए हैं। 2 वार्ड्स के टॉयलेट्स का काम चल पड़ा है। तीसरे वार्ड्स के टॉयलेट्स के लिए एस्टिमेट अप्रूव हो गया, एस्टिमेट आ गया है और इसके टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। अब जो कैजुअलिटी और स्पेशल वार्ड के टॉयलेट्स हैं ये लास्ट में ये भी कर दिए जाएंगे। जब सारे टॉयलेट्स रिपेयर हो जाएगी उसके बाद हम बिल्डिंग की वाइट वॉशिंग कराएंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। रोगी कल्याण समिति के सदस्य दीपक शर्मा ने हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जिला हमीरपुर के स्थानीय प्रशासन व चिकित्सा अधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में दीपक शर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज को लेकर स्थानीय स्तर पर विचार विमर्श कर स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर को सुझाव पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए आयुर्वेदिक अस्पताल भवन सौंप दिया जाए और आयुर्वेदिक अस्पताल पक्का भरों को स्थानांतरित कर दिया जाए। इस हॉस्पिटल के ये सब गैप्स खत्म करने के लिए, कि इस हॉस्पिटल के आगे बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेदा विभाग की बिल्डिंग अभी निर्माणाधीन है उसको जो है वो इस स्वास्थ्य विभाग को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि इन्हीं की ज़मीन थी, इनको दी थी। और जो उसके ऊपर 7-8 करोड़ रुपया खर्च हुआ है या जो भी इसका एग्जैक्ट अमाउंट है वो अमाउंट जो है वो इनको दे दिया जाए आयुर्वेदिक विभाग को। और आयुर्वेदिक विभाग का जो हॉस्पिटल है वो एटॉमिक एनर्जी पक्का भरो में जो हुआ करती थी वो ज़मीन अब सरकार को वापस आई है, वहाँ पर जो है वो इसको स्थापित किया जाए, ताकि कल को अगर आयुर्वेद का भी कोई मेडिकल कॉलेज खुलना हो उसके लिए भी एक्सपेंशन के लिए वहाँ पे जगह हो। और इस ज़िला हॉस्पिटल में ये आने के बाद निसंदेह हमारे अभी 200 बेड हैं, ये 300 हो जाएंगे और उसके बाद सभी सुविधा जो है यहाँ पर रोगियों को जो है वो प्राप्त होगी। निसंदेह सभी ज़िला के लोगों को इसका फ़ायदा होगा और यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी आएगी। इस कॉलेज का जो मेडिकल कॉलेज है इसका 188 करोड़ बजट है और इसमें से 20 करोड़ रुपया जो है इस हॉस्पिटल को, ये जो इसमें जो गैप्स हैं और जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए इनको मिलेगा। उससे जो है इस ये हॉस्पिटल जो है वो MCI की नॉर्म्स पूरे करने की सारी मान्यताएं निभाने का कार्य करेगा। गायनोकोलॉजिस्ट का एक पद खाली रिक्त है, उसको भरा जाए। ऐसे ही हमने रेडियोलॉजिस्ट और 5 डॉक्टर जो हैं वो हमने MBBS जो हैं वो यहाँ के लिए मांगे हैं, ताकि यहाँ जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा है, उसको जो है वो निपटा जाए। लेकिन निसंदेह ये कॉलेज के साथ, मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच होने के बाद इस हॉस्पिटल में ये सारी समस्याएं खत्म होंगी और लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से एक अच्छी जो है वो सेवा जो है वो यहाँ पर प्राप्त होगी। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। कुल्लू और लाहौल स्पीति में अब नई सब्जी मंडियों का निर्माण होगा, जिसमें कुल्लू के बंदरोल में एक रोल मॉडल के तौर पर आधुनिक तरीके से 4 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से सबसे बड़ी सब्जी मंडी का निर्माण किया जाएगा। कृषि उपज मंडी समिति कुल्लू और लाहौल स्पीति कमेटी द्वारा कुल्लू में एक प्रेस वार्ता का आयोजन इसी को लेकर किया गया, जिसकी अध्यक्षता APMC के अध्यक्ष उपेंद्र कांत मिश्रा ने की। कृषि उपज मंडी समिति कुल्लू और लाहौल स्पीति कमेटी द्वारा कुल्लू में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता APMC के अध्यक्ष उपेंद्र कांत मिश्रा ने की।
इस बीच अपने पिछले वित्त वर्ष के मुनाफे के बारे में उपेंद्र कांत मिश्रा ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में उन्हें 6 करोड़ 24 लाख का मुनाफा हुआ और एपीएमसी कुल्लू और लाहौल स्पीति ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नई सब्जी मंडियां बनाई। इसमें निरमंड में 2.5 करोड़ की लागत से सब्जी मंडी तैयार की गई, तो वहीं मनाली के चौरी बिहाल क्षेत्र में 3 करोड़ की लागत से सब्जी मंडी बनाई गई। उन्होंने बताया कि आने वाले वित्त वर्ष में प्रपोजल में चौरी बिहाल की सब्जी मंडी में किसानों के लिए रेस्ट हाउस बनाने और कई क्षेत्रों में नई सब्जी मंडियां बनाने के कार्यों को जोड़ा गया है। हमारा पिछले वित्त वर्ष का जो प्रॉफिट रहा है वो करीब 6.24 करोड़ रुपये हमारा पिछले वर्ष का रहा है और उस पिछले वित्त वर्ष में एपीएमसी कुल्लू लाहौल स्पीति में हमारे ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में नई सब्जी मंडियाँ बनाई, जिसमें निरमंड के अंदर सब्जी मंडी तैयार की गई जो करीब 2.5 करोड़ की लागत से बनाई गई हैं और उसके साथ साथ चौरी बिहाल जो हमारा मनाली का क्षेत्र है उसमें भी हमने करीब 2.5-3 करोड़ की लागत से सब्जी मंडी बनाई और इसके साथ साथ हमारा जो चौरी बिहाल की सब्जी मंडी है उसमें किसान रेस्ट हाउस की प्रपोजल जो आने वाले वित्त वर्ष के अंदर है वो इसमें हमारे किसान रेस्ट हाउस की प्रपोजल है और नई जो सब्जी मंडियाँ हैं आउटर सराज के अंदर हमने जगातखाना और आनी व शवाट के बीच के किसी भी एरिया में हमने स्थापित करनी है सब्जी मंडी और उसके साथ साथ एक मॉडल के तौर पर जिला कुल्लू के अंदर एक जो हमने सबसे जो आधुनिक तरीके से सब्जी मंडी का निर्माण करना है वो हमारी बंदरोल है, जिसमें हमारी प्रपोजल है कि बंदरोल में करीब 480 करोड़ 4.80 की लागत से जो सब्जी मंडी बनाने की जो हमने प्रपोजल बनाई है ये हमारा आने वाले वित्त वर्ष के अंदर और साथ में लाहौल स्पीति में जो तांदी जगह है वहाँ पे मैंने जो सब्जी मंडी का निर्माण करना है ये हमारा लक्ष्य है और करीब 500 करोड़ के लगभग हमने इस वर्ष जो है अपने इस जिला के अंदर व्यापार करना है, जिसमें हमारा करीब प्रॉफिट जो है 5 करोड़ के करीब प्रॉफिट रहने की संभावना है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ अजय राणा की रिपोर्ट। आज के दौर में विद्यार्थी 12वीं कक्षा पास करने के बाद ग्रेजुएशन करने के बजाय टेक्निकल कोर्सों को अपनाकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सही दिशा न दिखाए जाने की वजह से छात्रों को भारी निराशा का सामना भी करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला चंबा की सरकारी आईटीआई में विभिन्न ट्रेडों की काउंसलिंग के दौरान देखने को मिला, जहां चंबा के दूरदराज गांव से आए कुछ विद्यार्थियों ने आईटीआई में हो रही काउंसलिंग को अनियोजित ढंग से करवाई जा रही काउंसलिंग बताया। चंबा सरकारी आईटीआई में विभिन्न वोकेशनल ट्रेडों के तहत चल रही काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रति कुछ छात्रों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। काउंसलिंग में पहुंचे छात्रों का आरोप है कि उन्हें काउंसलिंग के दौरान आईटीआई में चल रहे ट्रेडों के बारे में सही जानकारी नहीं दी जा रही, जिससे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि जिस ट्रेड में एडमिशन हेतु वे आईटीआई में काउंसलिंग के लिए आए थे, उस ट्रेड को चंबा आईटीआई में उपलब्ध नहीं बताया जा रहा और उन्हें जिला के बाहर उन कोर्सों को करने के लिए कहा जा रहा है। पंकज है, मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तिस्सा तहसील से। हमें यहाँ पर बुलाया गया था कि सर्वेयर का बुला होगा, लेकिन इन्होंने अब काट दिया, ना यहाँ चंबा में दिया ना कहीं बाहर। और अब बता रहे हैं ये कि हाफ टाइम के बाद आओ, 14 को आओ, उस दिन करा देंगे हम। ऐसे ही बस बहाने मार रहे हैं और ज़बरदस्ती मतलब भेज रहे हैं कि आप चले जाओ, ऊना में चले जाओ, इलेक्ट्रिशियन में चले जाओ, लेकिन वहाँ कुछ फ़ायदा नहीं है सर। ऐसे ही बस मतलब इन्होंने जो बताया था कुछ नहीं हुआ। वैसे सलूनी से बिलोंग करता हूँ और हमारा जो यहाँ सर्वेयर का ट्रेड भराया गया था, हमने वहाँ प्लम्बर का भी भरा था, वो हमारा ट्रेड प्लम्बर का काट दिया गया। उसके बाद हमारा सर्वेयर का एक्सेप्ट था। उसके बाद यहाँ हम जब काउंसलिंग के लिए गए तो बोला भाई आपका सर्वेयर का ट्रेड जो है पेमेंट शीट की सीटें ये वहाँ जाओ आप, जहाँ ये सीटें उपलब्ध हैं आपको। तो अब हम कहाँ जाएँ? हमारा ना कॉलेज में एडमिशन लिया हमने, उसके बाद ना हमारा यहाँ हुआ, अब हम कहाँ जाएँ? आपने जो प्रिंसिपल से बात की तो प्रिंसिपल ने सिर्फ हमें वहाँ से निकाल दिया गया, बोला आपकी जो पेमेंट शीट की सीटें हमें आपको वहाँ जाओ जहाँ आपकी सीटें हैं। अब सीटें वहाँ तो प्रोजेक्ट भर चुके हैं, हम कहाँ जाएं? जब इस मामले पर चंबा आईटीआई के प्रधानाचार्य से पूछा गया तो उन्होंने व्यस्तता का हवाला देते हुए मामले पर जवाब देने से इनकार कर दिया। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। कंडाघाट के तहत पड़ने वाले दोलक गांव में पुलिस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण के तहत
सड़क के दोनों ओर उगी भांग को नष्ट किया गया। कंडाघाट पुलिस को पिछले काफी समय से सूचना मिल रही थी कि कंडाघाट के दोलग गांव में नशेड़ी सड़क के किनारों में लगी भांग को दिन भर मलते रहते हैं और इन नशेड़ियों द्वारा सरेआम दिन के समय सड़कों के किनारे भांग मलने के चलते स्कूली बच्चों सहित आम लोगों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा था। नशेड़ियों पर शिकंजा कसने को लेकर कंडाघाट पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से वीरवार को दोलग गांव में सड़क के किनारों में उगी भांग को नष्ट कर दिया। नशेड़ियों पर शिकंजा कसने को लेकर कंडाघाट पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से वीरवार को दोलग गांव में सड़क के किनारे उगी भांग को नष्ट किया। कंडाघाट पुलिस को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि यहां पर नशेड़ी सड़क किनारे लगी भांग को दिन भर मलते रहते हैं और इससे बच्चों और युवाओं पर बुरा असर पड़ रहा था। एसएचओ कंडाघाट हरि भगत नेगी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण के तहत दोलग गांव में सड़क के किनारे उगी भांग को कंडाघाट पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से नष्ट किया गया। उन्होंने बताया कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए इस भांग को नष्ट किया गया है। हरि भगत नेगी ने बताया कि इस तरह के अभियान समय समय पर आयोजित किए जाएंगे। आज दिनांक 10/7/2017 को अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण के तहत दोलग गांव में कुदरती तौर पर उगे हुए भांग को स्थानीय निवासी व पुलिस थाना के स्टाफ के द्वारा उखाड़ने का कार्यक्रम चला हुआ है। इस उखाड़ा जाएगा और पंचायत को भी इस बारे में लिखा गया है पीडब्ल्यू विभाग के लेबरों के द्वारा। आइंदा जहाँ भी कुदरती तौर पर भांग हुए हैं जो नशा निवारण इस नए नौजवान को नशा से बचाने के लिए इसको सारा इलाके में नष्ट किया जा रहा है। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट। जैविक कृषि कर गुणवत्तापूर्ण खाद्य वस्तुएं तैयार करने के लिए रामपुर में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के चलते रामपुर में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जैव विशेषज्ञों ने रासायनिक खेती से मानव शरीर को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में तथ्यों समेत जानकारी दी। उन्होंने जैविक खेती और बागवानी कर लोगों को कीटनाशक रहित आहार उपलब्ध करवाने की अपील की। लोगों को जैविक कृषि पर गुणवत्तापूर्ण खाद्य वस्तुएं तैयार करने के लिए रामपुर में जागरूक किया जा रहा है। इसी के चलते 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रासायनिक खेती से मानव शरीर को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में तथ्यों समेत जानकारी दी जा रही है। इस दौरान अभिनेता आमिर खान के जैविक खेती के प्रचार सामग्री को लोगों तक पहुँचाने का कार्य भी किया जा रहा है। जैव विशेषज्ञों ने बताया कि हालात ऐसे हैं कि मनुष्य के शरीर में क्षमता से 400 से 500 गुना ज्यादा रसायन दैनिक पहुंच रहा है। उन्होंने जैविक खेती और बागवानी कर रहे लोगों को कीटनाशक रहित आहार पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे भूमि की उपजाऊ क्षमता भी कम होती है। उन्होंने कहा कि रासायनिक कीटनाशकों से भूमि की उपजाऊ क्षमता भी कम होती है। लोगों ने इस दौरान सिक्किम की तर्ज पर हिमाचल खेती और बागवानी में रसायनों के ऊपर पाबंदी लगाने की मांग सरकार से की। गीता चौहान है, मैं सेरी मजाली गांव से बिलोंग करती हूँ, के बारे में जानकारी दी। और यहाँ पर जो आज इन्होंने 1 दिवसीय जो शिविर 2 दिवसीय जो मतलब आवासीय जो शिविर रखा है उसमें हम लोगों को भी बुलाया गया है ताकि जो है हम मतलब गांव-गांव में जैसे जाएंगे और लोगों को जो है जैविक खेती के बारे में बताएंगे कि भाई हमें जैविक खेती से कितना फायदा हो रहा है और रासायनिक खेती से जो है हमारे स्वास्थ्य पर कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मतलब हम लोगों को जो है इसके बारे में जैविक खेती के बारे में जागरूक करना चाहेंगे। बुशहर ऑर्गेनिक सोसाइटी के संयोजक भद्र कुमार ने बताया कि किसान प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि पारंपरिक खेती को मौजूदा तकनीकों के सहारे सुगमता से किया जा सके। जो किसानों के ऑर्गेनिक ग्रोवर ग्रुप बनाए हैं उसमें से 2-2 आदमी को सेलेक्ट करके आगे ये फील्ड में जा कर के किसानों को प्रेरित करेंगे, अपने उसमें प्रशिक्षण देंगे। ये यहाँ से ये जो शिविर है इसका आयोजन बुशहर ऑर्गेनिक फार्मिंग सोसाइटी जो आयोजक है प्रायोजित किया जा रहा है द्वारा वन सर्ट एशिया के, और इसमें किसानों को आगे फील्ड की गतिविधियों के बारे में ये जो की पर्सन है यहाँ से ट्रेंड करके जाएंगे, आगे ये सुनिश्चित करेंगे। तरीके से जो जैविक खेती होती थी इसको आधुनिक तौर पर कैसे इसको एक समग्र रूप से साइंटिफिक जो इसका तकनीक है, वैज्ञानिक जो इसमें विधि है उसको कैसे जैविक में तब्दील करेंगे, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट।
कूड़ा करकट को हटाना है, पर्यावरण को बचाना है, ये नारा लगाते हुए सोलन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्रा की एनसीसी और करीब 300 छात्राओं ने शहर भर के आम लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए एक रैली का आयोजन किया। एनसीसी महिला प्रशिक्षिका शिल्पा शाही ने स्कूल के समीप से जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली कैंट एरिया में एकत्र हुई, जहां पर सेना के साथ मिलकर सभी ने पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। सोलन में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्रा की एनसीसी और करीब 300 छात्राओं ने शहर भर में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए एक जागरूकता रैली निकाली। इसके बाद छात्राओं ने सेना के साथ मिलकर एक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। पौधारोपण का शुभारंभ सोलन मंडल के मुख्य अरण्यपाल अजय लाल और कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल एएस रंधावा व प्रशासनिक अधिकारी कैप्टन संतोष खत्री द्वारा चीड़ का पौधा रोपकर किया गया। कर्नल रंधावा ने बताया कि कैंट क्षेत्र में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में स्थानीय स्कूल की एनसीसी और अन्य छात्राओं ने 300 पौधे लगाए। चीड़ के ये पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों को पौधारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित करने का मकसद बच्चों में आरंभ से ही पर्यावरण को बचाने में उनकी भूमिका का एहसास उत्पन्न करना, एकता तथा अनुशासन को बढ़ावा देना, उनके मनोबल को बढ़ाना और युवाओं को सेना में प्रवेश के लिए रुचि पैदा करना है। की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर से ये ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया है और इसमें गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन के 200 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें इस काम के लिए 300 सैपलिंग प्रोवाइड किए हैं, जो कि हम आज यहाँ पे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के तौर पर हम लगाएंगे। तो एनसीसी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली जो हमारा जो यूथ है, जो बच्चे हैं, उनमें यूनिटी और डिसिप्लिन पैदा करना, उनमें नेशनलिस्ट स्पिरिट पैदा करना और उनको मोटिवेट करना आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए, कोई भी यूनिफॉर्म फोर्स ज्वाइन करने के लिए, और लाइफ में उनको कॉन्फिडेंस देना और अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने का हमारा मुद्दा रहता है। एनसीसी महिला प्रशिक्षिका शिल्पा शाही ने जागरूकता रैली के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एनसीसी कैडेट्स में सामाजिक दायित्व की भावना पैदा करना और समाज के सभी वर्गों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, ताकि भविष्य में एनसीसी कैडेट्स बेहतर इंसान बन सकें। पर्यावरण रैली और जो हमारी जागरूकता रैली है, हम इससे यही संदेश देना चाहते हैं सोलन शहर के निवासियों को कि पर्यावरण से संबंधित आगे हमारे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमेशा पेड़ लगाते रहे और जागरूक रहें पर्यावरण के प्रति। एनसीसी कैडेट प्रीति वर्मा और अंशिका ठाकुर ने बताया कि रैली के माध्यम से वे शहर के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित रखें। हम 200 लड़कियां हैं, हम यहाँ पे 400 पौधे लगाएंगे। इससे हम सोलन के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रह सके। यहाँ पर एनसीसी के कैडेट्स आए और स्कूल की छात्राएं हैं। हम यहाँ पर 200 बच्चे आए और हम 400 पौधे लगाएंगे और हम लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं कि पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। और हमने जो नारा रखा है, पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ और प्रदूषण को हटाओ। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए ग्राम स्तर तक अभियान चलाया जाएगा। कौल सिंह ठाकुर शिमला में तपेदिक एवं फेफड़ों के रोगों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा आयोजित दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। शिमला में तपेदिक एवं फेफड़ों के रोगों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने की। इस कार्यशाला का विषय भारत में एम्पावर नीति का कार्यान्वयन रखा गया है। इस मौके पर बोलते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि इस अभियान के तहत तंबाकू के सेवन से बीमार हुए व्यक्तियों के छायाचित्र एवं स्लाइड्स दिखाई जाएंगी और लोगों को तंबाकू पीड़ित व्यक्तियों की कहानियां सुनाई जाएंगी, ताकि लोग विशेषकर युवा तंबाकू उत्पादकों के सेवन के विरुद्ध जागरूक बन सकें।
ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की 3000 से अधिक ग्राम पंचायतों में प्रभावी तंबाकू नियंत्रण अभियान में शामिल होने का प्रस्ताव पारित किया गया है। हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य है जहां तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रभावी रोक सुनिश्चित बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। शिक्षा विभाग विद्यालयों के बच्चों को तंबाकू उत्पादों के दुष्परिणामों के संबंध में अपने अभिभावकों को जागरूक करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में गुटखा तथा खैनी इत्यादि की बिक्री, भंडारण तथा वितरण पर पूर्णतया रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने धूम्रपान मुक्त राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया है और हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य है जहां ऐसे तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक है जिन पर इस संबंध में वैधानिक चेतावनी न दी गई हो। तंबाकू को कैसे जो है एलिमिनेट किया जाए, तंबाकू को कैसे कंट्रोल किया जाए और इस पर फिर क्या क्या कदम उठाने चाहिए। आप सभी जानते हैं कि तंबाकू जो है मनुष्य की सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। कई किस्म की बीमारियां इसमें पैदा होती है और दुनिया में जितने भी तंबाकू के पेशेंट हैं 1/5 जो है वो हिंदुस्तान के अंदर ही पाए जाते हैं। हिमाचल ने कोशिश की है, सबसे पहले 1997 में हमने जो तंबाकू नहीं पीते हैं उनके बचाव के लिए जो है एंटी तंबाकू एक एक्ट बनाया था। फिर भारत सरकार ने तंबाकू को बंद करने के लिए एंटी तंबाकू एक्ट 2003 में बनाया। फिर हमारा एक्ट सुपरसीड हो गया। हम उस एक्ट के धारा 4, 5, 6, 7 जो है सख्ती के साथ हिमाचल प्रदेश में लागू कर रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हिमाचल बड़े राज्यों में पहला राज्य है जो पूरी तरह से सार्वजनिक स्थानों में तंबाकू को पूरी तरह बंद कर दिया है। स्मोक फ्री हिमाचल को 2 जुलाई 2013 को मेरे द्वारा ही सर्टिफिकेट दे करके जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और अब कोशिश होगी हिमाचल सरकार की, इस एक्ट को एक तो सख्ती के साथ लागू करेंगे, दूसरा हम इस अभियान को पंचायत स्तर पे ले जाएंगे। 3000 से ज़्यादा पंचायतों ने एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया है कि हम तंबाकू को रोकने के लिए कारगर कदम उठाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि अब जो घर के अंदर भी तंबाकू पीते हैं, हुक्का पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उसको भी दूर किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को उनके घर द्वार पर विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है। मीडिया से बात करते हुए वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार डॉक्टर राणा जे सिंह ने इस कार्यशाला के बारे में जानकारी दी। शिमला में और हिमाचल में करवाने का जो मकसद यही था कि जो स्टेट गवर्नमेंट और हिमाचल के लोगों ने और सिविल सोसाइटी ने जो अच्छा काम किया है टोबैको कंट्रोल में, वो हम लोगों के साथ शेयर कर सकें, लोगों को बता सकें कि कैसे ये सब चीज़ें उन्होंने अचीव की हैं। उसके अलावा कई चीज़ें यहाँ पर नई भी हुई हैं। आज हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम देखेंगे कि घरों पर भी जो स्मोकिंग होता है उस पर भी कैसे हम अंकुश लगा सकें। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। सोलन में सीपीआईएम जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश विश्वविद्यालय में लागू उच्चतर शिक्षा प्रणाली रूसा के खिलाफ उपायुक्त चौक पर एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त मदन चौहान के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि रूसा प्रणाली को प्रदेश से खत्म किया जाए। प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा लागू रूसा प्रणाली के खिलाफ सोलन में सीपीआईएम जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं ने एक धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त मदन चौहान को एक ज्ञापन भी सौंपा और मांग की कि रूसा प्रणाली को प्रदेश से खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि रूसा के कारण बहुत से विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषय नहीं चुन पा रहे हैं, जिस कारण कई विद्यार्थियों को निजी शिक्षण संस्थानों में जाना पड़ रहा है और उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है। रूसा का सबसे अधिक प्रभाव गरीब तबके के छात्र छात्राओं पर पड़ रहा है और रूसा उन्हें शिक्षा से वंचित कर रहा है। सीपीआईएम के जिला सचिव एन.डी. रनोट ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्ञापन में मांग की गई है कि सरकार शिक्षकों के खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द स्थायी तौर पर भरे और विश्वविद्यालय की 130 करोड़ की ग्रांट को तुरंत बहाल किया जाए।
पिछले साल से जो उच्चतम शिक्षा अभियान का कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया, उसके चलते बहुत सी परेशानियां जो है वो छात्रों को और अभिभावकों को दरपेश आ रही है, जिसके खिलाफ CPIM ने आज पूरे प्रदेश में जो है प्रोटेस्ट किया है और ज्ञापन देकर सरकार को इसके माध्यम से मांग की है कि वो इस रूसा प्रणाली को बंद करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो सेमेस्टर सिस्टम के लिए प्रैक्टिसेबल नहीं है। CPIM ये मांग करती है कि हिमाचल प्रदेश में ये जो सेमेस्टर का सिस्टम है और ये जो रूसा का प्रणाली है ये संभव नहीं है, इसलिए हिमाचल सरकार इसको जो है वो वापस ले और जो पुराना हमारा इसका एकेडमिक जो तरीका था, कोर्सेज थे, डिग्रीज थी, उनको वो चालू करे। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। राज्यपाल उर्मिला सिंह गत शाम वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ख्वाजा खलील उल्लाह द्वारा आयोजित इफ्तार में शामिल हुई। उन्होंने रमजान के पवित्र माह के मौके पर मुस्लिम समुदाय को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि ये पावन अवसर उनके जीवन में शांति एवं खुशियां लाएगा। इस मौके पर अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। राज्यपाल उर्मिला सिंह गत शाम वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ख्वाजा खलील उल्लाह द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुईं। वहां पहुंचने पर राज्यपाल का जोरदार स्वागत किया गया। राज्यपाल ने रमजान के पवित्र माह के अवसर पर मुस्लिम समुदाय को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि ये पावन अवसर उनके जीवन में शांति एवं खुशियां लाएगा। मैं जो हूँ मध्य प्रदेश से हूँ और जहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी है, आप लोगों को पता है कि मुस्लिम बाहुल एरिया है, तो इस पवित्र महीने में वो मुस्लिम समाज तो मानता ही है, इसके साथ ही हमारे यहाँ जब हम लोग मंत्रिमंडल में हुआ करते थे तो वहाँ की एक परंपरा थी कि CM हाउस में और इफ्तियार होता था, उसके साथ जो और भी मंत्री थे उनके यहाँ भी होता था। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि ये मेरा 4.5 साल हिमाचल में हो गए और जब से ख्वाजा जी इनसे मेरा परिचय हुआ है, एक परिवार की तरह इन्होंने प्यार दिया, इनके पूरे परिवार ने, और आज उन्होंने जो मुझे यहाँ आमंत्रित किया उसके लिए उनके पूरे परिवार की मैं शुक्रगुजार हूँ और आशा करती हूँ कि रमज़ान का महीना पूरे परिवार को सुखी समृद्ध रखे, यही मेरी आशा है, उम्मीद है। इस मौके पर नगर निगम शिमला के महापौर संजय चौहान, उप महापौर टिकेंद्र पंवर, राज्यपाल की सचिव अनीता टेगटा तथा जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रार्थना के बाद सभी ने फल एवं मिठाइयां ग्रहण कर रोजा खोला। सिटी चैनल से बात करते हुए ख्वाजा खलील उल्लाह ने इस मौके पर सभी को बधाई दी और रमजान के महत्व के बारे में भी बताया। सब शुक्रगुजार है एक्सेलेंसी गवर्नर हिमाचल प्रदेश जी यहाँ तशरीफ़ लाई और हमारी हिम्मत अफजाई की और हमें इतना इज़्ज़त बख्शा। हमें बड़ी खुशी हो रही और हमें दिली खुशी है कि गवर्नर मैडम जो है आज तशरीफ़ लाकर हम सब की मोहब्बत और इज़्ज़त और हर तरीक़े का हमारे लिए इतना बड़ा टाइम निकाल के आए। ये हमारे लिए बहुत सारे हिमाचल के मुसलमान और हिमाचल के वासियों के लिए ये अच्छा मैसेज है। ये महीना जो है पवित्र महीना है और हम ये चाहते हैं ये पवित्र महीने में हम हर कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारें, आगे भी हम अच्छा रहें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे को हम जो है इतना भाइयों से भी बढ़ के मोहब्बत करें एक दूसरे के साथ। हमने राजा साहब की जब इफ्तार पार्टी हुई तो हमने क्रिश्चियन, सरदार, जैन सबको बुलाए थे, हर कम्युनिटी के प्रीस्ट को बुलाए और उसमें भी उन्होंने भी वही किया। और हम ये चाहते हैं कि हमारे पूरे हिमाचल में सब्र और रमज़ान का महीना होता है सब्र का और इबादत का। हमारे पास होली कुरान रमज़ान मुबारक में ही आई, यही महीने में आई। हमारे जो बड़े अच्छे हुए ऊपर के जो किताबें उतरी हैं वो रमज़ान में, और ये महीना इतना पवित्र महीना है
एक एक दिन यहाँ पे एक रात आती है मैडम, जो शब कदर बोलते हैं। 1000 रातों से एक रात बड़ी होती है। कुरान कंप्लीटेड भी हुआ है रमजान में कुरान, होली कुरान कंप्लीट हुआ, आया भी होली कुरान। और इतनी बरकतें हैं इस दिनों, इस रमजान की, कि लोग उसको अंदाजा नहीं है। लोग जो है तड़पते हैं कि एक एक दिन में एक काम करो, कई सवाब मिलते हैं आपको। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष बलबीर ठाकुर ने रोहड़ू में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही विधायक जुब्बल कोटखाई व सीपीसी रोहित ठाकुर सत्ता में आने के बाद भी नरेंद्र बरागटा से हिसाब की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे उन्हें याद दिला दें कि वे पिछले 18 महीनों का हिसाब दें, न कि नरेंद्र बरागटा से हिसाब मांगे। उन्हें याद रखना चाहिए कि वे अब सत्ता में हैं और उन्हें हिसाब मांगने का हक नहीं है। कांग्रेस को सत्ता में आए 2 साल हो चुके हैं और ठियोग रोहड़ू सड़क की हालत और भी बदतर हो चुकी है, लेकिन रोहित ठाकुर आज भी हिसाब मांग रहे हैं। ये बात रोहड़ू में भाजपा प्रदेश किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष बलबीर ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि सेब सीजन सर पर आ चुका है, हर जगह सड़क मार्गों के बुरे हाल हैं और बागवानों को इस बार सेब सीजन में भारी मुश्किलों से गुजरना पड़ सकता है। हमारी सरकार से ये मांग है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में किसानों और बागवानों के लिए जो लाभकारी योजनाएं चलाई थी, उनको अमल में क्यों नहीं लाया जा रहा। जैसे उदाहरण के लिए मौसम पर आधारित फसल बीमा योजना जो भाजपा सरकार ने चलाई थी, वो बंद हो गई है, जिससे लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। और हमारे सीपीएस रोहित ठाकुर जो है एग्रीकल्चर विभाग में सीपीएस है, वो इसमें क्या पहल कर रहे हैं। चैनल के लिए रोहड़ू से रविंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। प्रदेश में कृषि बागवानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैज्ञानिकों द्वारा आए दिन नए नए प्रयोग किए जाते हैं। इसी कड़ी में विदेश से सेब की कुछ किस्में मंगवाई गई थीं और क्यारकोटी के एक किसान ने अपने खेत में इनमें से 2 किस्में लगाईं और सफलतापूर्वक अब इन पौधों में स्वस्थ सेब लग चुके हैं, जिन्हें लेकर किसान और बागवान काफी उत्साहित हैं। उद्यान विभाग द्वारा 2 वर्ष पूर्व विदेशों से सेब की कुछ नई उन्नत किस्में निर्यात की गई थीं, जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगाई जा सकती थीं। क्यारकोटी के किसान रामचंद्र और जयचंद्र ने सेब के पौधों की 2 किस्में अन्ना और डोरसेट गोल्डन के 4 पौधे परीक्षण के तौर पर लगाए और 2 साल में इसके उत्साहवर्धक नतीजे सामने आए हैं। सेब का ये पेड़ दरमियानी ऊंचाई का है और इसमें स्वस्थ फल आ चुके हैं। उद्यान विभाग के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जगदीश वर्मा ने सिटी चैनल से बात करते हुए बताया कि विदेश से सेब की ये किस्में मंगवाई गई थीं, जिन्हें कम ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से उगाया जा सकता है और अब इसमें फल आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के जो किसान सेब बागवानी के इच्छुक हैं, वे इन किस्मों को अपनी जमीन में लगा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये पौधे जल्दी बढ़ते हैं और इनमें जल्दी ही फल आ जाता है। डॉक्टर जगदीश वर्मा ने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा पौधे के लिए दवा छिड़काव सारणी बनाई गई है, जो पौधों के लिए लाभकारी है और इससे पौधे स्वस्थ रहेंगे और उनमें किसी प्रकार का कीड़ा नहीं लगेगा। उद्यान विभाग द्वारा 2 वर्ष पूर्व विदेशों से कुछ नई सेब की किस्में आयात की गई थी। उन किस्मों को हमारे विभागीय पीसीडीओ सरहान और अन्नू में 1 साल के लिए लगाया गया। उसके उपरांत दूसरे वर्ष इनको किसानों के लिए कुछ पौधे दिए गए। आमतौर पर सेब की जो कमर्शियल वैरायटी है, जैसे रॉयल, इसी को सभी लोग व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं। दूसरी वैरायटियाँ वांस, रेड चीफ इत्यादि भी है, परंतु इससे हटकर जो वैरायटी हमें दी गई थी उसमें था अन्ना, डोरसेट गोल्डन, सुपर चीफ और स्कारलेट स्पर। एक किसान जो क्यारकोटी गांव से संबंधित है, रामचंद्र जी, उनको हमने 5 पौधे उनकी डिमांड पर अन्ना के
और एक पौधा डोरसेट गोल्डन का दिया था, जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से आप यहाँ फलों से लदे देख रहे हैं। तो रामचंद्र जी काफ़ी उत्साहित है। अब ये चाहते हैं कि इनको हम बड़े पैमाने पर तैयार करें। ये पौधे सबको उपलब्ध तो नहीं हो पाए थे, परंतु ये पौधे ऐसे भी नहीं है कि इनको हम आगे इसका उत्पादन नहीं कर सकते। इनको हम दूसरे रूट स्टॉक पर या सीडलिंग पर इसकी कलमें लेकर के इसको हम तैयार कर सकते हैं। पौधों की खूबी ये है कि इनकी लो चिलिंग रिक्वायरमेंट है। वहीं पौध रोग विभाग के पूर्व हेड डॉक्टर के.डी. वर्मा ने बताया कि इन दोनों किस्मों अन्ना और डोरसेट गोल्डन के पौधों के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने इन पौधों के रखरखाव के बारे में जरूरी हिदायतें दी। ये सेब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो लगे हैं, ये विभाग की एक स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की, कि जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे ये वैरायटियाँ अच्छा ग्रो हो सकती है और इससे किसानों को फ़ायदा हो सकता है। जहाँ पे भी कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में सेब के पौधे लगेंगे वहाँ पे बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप सामान्य रूप से। प्रदेश के युवाओं को अब विदेशी भाषाएं सीखने का मौका भी मिलेगा, जिससे छात्रों के ज्ञान में तो वृद्धि होगी ही, विदेशों में नौकरी पाने में भी ये विदेशी भाषाएं लाभदायक सिद्ध होंगी। शिमला के YMCA में स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज का शुभारंभ हुआ, जहां फिलहाल आप जर्मन भाषा सीख पाएंगे और जल्द ही स्कूल में अन्य विदेशी भाषाएं भी सिखाई जाएंगी। शिमला के YMCA में फॉरेन लैंग्वेज का स्कूल खोला गया है, जहां सीमा शर्मा छात्र छात्राओं को जर्मन भाषा का ज्ञान देंगी। वीरवार को स्कूल का उद्घाटन कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक अनिरुद्ध सिंह ने किया। इस मौके पर उन्हें शॉल देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में अनिरुद्ध सिंह ने स्कूल के संचालकों को बधाई देते हुए कहा कि इससे युवा पीढ़ी को काफी लाभ मिलेगा और उन्हें विदेशों में नौकरी पाने में भी आसानी होगी। To various foreign places, we cannot understand their languages, and for working also. If we have to apply for a job in some other country also, it will be beneficial for us and for job opportunities also. And I will wish her and with us is Naresh Bhatji. He is YMCA and Seema ji, they have commendably started here. This is a very reputed place and very old place and safe for girls as well as children also. वहीं स्कूल की संचालक सीमा शर्मा ने बताया कि अभी वे सिर्फ जर्मन भाषा ही सिखाएंगी, लेकिन जल्द ही स्कूल में अन्य विदेशी भाषाएं भी पढ़ाई जाएंगी। अच्छा, ये एक्चुअली आजकल जैसे फॉरेन लैंग्वेज का बहुत ट्रेंड है, इससे बच्चों को एक तो नई सोच मिलेगी, प्लस जैसे जर्मन लैंग्वेज ऐसी है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, तो हमारे बच्चों को उसको पढ़ने के लिए हेल्प मिलेगी। अभी तो मैंने जर्मन इसलिए चुना है क्योंकि ये मैं खुद पढ़ाती हूँ, तो इसके बाद आगे हमारे प्लान्स हैं कि हम और भाषाएं भी यहाँ शुरू करें। गौरतलब है कि स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में छात्रों को जर्मन भाषा का 3 महीने का बेसिक कोर्स करवाया जाएगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। पिछले कई वर्षों से पदोन्नति की राह ताक रहे खंड विकास अधिकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 1.5 दशक से ऊपर पदोन्नति की बाट निहार रहे खंड विकास अधिकारियों का संघ 14 जुलाई से काले बिल्ले लगाकर कार्य करेगा और सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। अगर बावजूद इसके सरकार के कानों पर जूं नहीं रोएंगी तो 21 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया जाएगा। जिला स्तरीय खंड विकास अधिकारी संघ सोलन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष सुभाष गौतम ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि 1.5 दशक से ऊपर पदोन्नति की बाट निहार रहे खंड विकास अधिकारी 14 जुलाई से काले बिल्ले लगाकर कार्य करेंगे और सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर 21 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय भी लिया गया। संघ ने इस संदर्भ में सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई अमल में न लाए जाने की सूरत में सरकार से असहयोग आंदोलन आरंभ करने की चेतावनी भी दी। प्रदेशाध्यक्ष खंड विकास अधिकारी संघ सुभाष गौतम ने कहा कि सरकार उनके साथ अन्याय कर रही है। गौतम ने कहा कि स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि 2007 के तहसीलदार SDM के पद तक पहुंच गए हैं, जबकि 1997 में भर्ती BDO आज भी उसी पद पर कार्यरत हैं, जो कि सरकार द्वारा अपनाई जा रही अन्याय के साथ भेद
भेदभावपूर्ण वाली नीति है। खंड विकास अधिकारी संघ की जो जिला स्तरीय कार्यकारिणी है उसकी बैठक की गई। ये इस रिस्पांस में थी कि जो हिमाचल प्रदेश का खंड विकास अधिकारी संघ है उसने ये निर्णय लिया है कि सरकार ने जो प्रमोशन के मामले में जो वीडियो के साथ अन्याय हो रहा है और उनसे 10-10 साल जूनियर लोग जो हैं वो प्रमोट हो जा रहे हैं और वीडियो लोग जो है प्रमोट नहीं हो रहे हैं, तो उस के एवज में जो राज्य स्तरीय जो कार्यकारिणी है उसने निर्णय लिया था कि 14 तारीख से जो है खंड विकास अधिकारी काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे और 21 जुलाई को जो है सभी खंड विकास अधिकारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे पूरे प्रदेश के। इस दौरान संघ के जिला अध्यक्ष SD नेगी ने बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 12 श्रेणियों के करीब 410 HAS अधिकारी पिछले 17 वर्षों से पदोन्नति की राह ताक रहे हैं, जिनमें से 113 खंड विकास अधिकारी हैं। नेगी ने कहा कि खंड विकास अधिकारी और तहसीलदार एक ही प्रकार की परीक्षा प्रणाली से गुजरते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा प्रदेश के 131 तहसीलदारों को 27% HAS में पदोन्नति का कोटा निर्धारित किया गया, जिनकी प्रमोशन हो चुकी है, लेकिन 410 HAS श्रेणी के BDO पिछले कई वर्षों से पदोन्नति के इंतजार में यूं ही बैठे हैं। कि हमारे जो वीडियो एसोसिएशन के साथ जो इंजस्टिस हो रहा है, सपोज मैं 1997 बैच का BDO हूँ और मेरे साथ के जो HAS वो ADC लग चुके हैं, हमारे से 2-3 साल के जूनियर जो HPS है SP लगे हुए हैं, सारे जो तहसीलदार इवन 10 साल जो जूनियर तहसीलदार थे 2007 बैच के, मैं 97 बैच का हूँ, तो वो सारे SDM लग चुके हैं। जब हम कमीशन में इंडक्ट हुए थे इस आशय से इंडक्ट हुए थे कि हम डेवलपमेंट करेंगे, गाँव का विकास करेंगे, और उस समय हमारा स्केल भी 2410 था, क्लास 1 थे, और जबकि तहसीलदार का क्लास 2 था और वो 2137 स्केल में थे। इसी सारे ग्रीवांस पे बैठक की गई है और हमारा यही सरकार से अनुरोध है कि जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग हमारी जो काफ़ी समय से चल रही मांग है और जो एक इंजस्टिस है, इंजस्टिस नहीं है ग्रॉस इंजस्टिस है, इसको दूर किया जाए ताकि जो विकास की जो एक विकास के जो लोग जुड़े हुए हमारे अधिकारी और नीचे तक बातें, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज लोकसभा में प्रस्तुत केंद्रीय बजट को निराशाजनक करार देते हुए कहा कि ये अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा है। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विकासोन्मुखी नहीं है और केंद्र सरकार ये दर्शाने में असफल रही है कि वो किस प्रकार भारतीय आर्थिकी को सुदृढ़ करेगी। बजट में केंद्र सरकार द्वारा बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। I welcome the IIM which has been announced for Himachal Pradesh, and 1,000 rupees budget has been allocated, 1,000 crore budget has been allocated for one rank one pension. As you know, one rank one pension was announced by the UP government. Marginal increase in income tax slab of rupees 50,000. The budget contains all the UP schemes, and so far price size is concerned, I think there is no measure taken to reduce the price size, and the budget has not does not seem to have much on price rise. Earlier fiscal deficit of 4.1 has now increased to 4.5, which would mean more borrowing. This would further push up the prices. The budget overall has no direction, no tax reforms have been suggested. सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। LIC द्वारा उत्तर क्षेत्रीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। शिमला के कालीबाड़ी हॉल में आयोजित इस प्रतियोगिता में उत्तर क्षेत्र के राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में विजेता रहने वाले प्रतिभागियों को गोवा में होने वाली अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। शिमला के कालीबाड़ी हॉल में उत्तर क्षेत्र शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
LIC द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ LIC के आंचलिक प्रबंधक KR मीणा ने किया। इस उपलक्ष्य पर समस्त उत्तर भारत से आए खिलाड़ियों का वरिष्ठ मंडल प्रबंधक GS परमार ने स्वागत करते हुए कहा कि आज के परिवेश में कामकाज के साथ साथ खेलों का महत्व और अधिक हो जाता है, क्योंकि खेल भावना ही हमारे अस्त व्यस्त जीवन के उतार चढ़ाव को संतुलित करती है। आज खेले गए मुकाबलों के प्रथम दौर में शिमला मंडल के भगत राम ठाकुर ने लुधियाना पंजाब के सुनील कुमार को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। वहीं महिला वर्ग में शिमला की निशा गुप्ता ने जालंधर की वंदना को हराया और दूसरे राउंड में प्रवेश किया। पुरुष वर्ग में दिल्ली के मुकेश कुमार ने चंडीगढ़ के संदीप को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। मंडल खेल सचिव प्रेम दास ने बताया कि विजेता खिलाड़ी गोवा में आयोजित होने वाली अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्तरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ ही उन्होंने इस आयोजन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैरम प्रतियोगिता भी कल से कालीबाड़ी हॉल में ही शुरू की जाएगी। इसमें जो प्लेयर जो हमारे यहाँ से मेंस और वुमेन्स सेक्शन में जो जीत के जाएंगे वो हमारी जो अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता जो गोवा में आयोजित होगी वहाँ जो है नॉर्दर्न जोन का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इसी की तरह जैसे आज से हमारी ये जो प्रतियोगिता शतरंज की यहाँ शुरू हुई है, कल से हमारी जो है उत्तर क्षेत्र की कैरम प्रतियोगिता भी यहीं कालीबाड़ी हॉल में शुरू होगी, जिसमें भी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, श्रीनगर के खिलाड़ी भाग लेंगे। तो इसमें जो है ट्रॉफी और फर्स्ट प्राइज जो है ट्रॉफी एंड 800 रुपीज़ है, सेकंड प्राइज ट्रॉफी और जो है हमारा 600 रुपीज़ है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। अपने लिए स्थायी नीति बनाए जाने और समय पर तनख्वाह देने जैसी कई मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक एसोसिएशन उच्च शिक्षा निदेशक शशि भूषण शेखरी से मिला और उनकी मांगों की ओर जल्द से जल्द गौर करने की अपील की। कंप्यूटर अध्यापकों का कहना है कि वे पहले भी अपनी मांगें कई बार सरकार के समक्ष रख चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों को हर बार दरकिनार कर दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक एसोसिएशन अपनी मांगों को लेकर डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन के निदेशक शशि भूषण शेखरी से मिला और उनके समक्ष अपनी मांगों को रखा। कंप्यूटर टीचर्स की मांगों में सभी कंप्यूटर शिक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाकर शिक्षा विभाग में समायोजित करने, 30 सितंबर के बाद किसी भी तरह कंपनी को एक्सटेंशन न देने, नीलिट से पिछले 2-3 माह का वेतन दिलाने और आइंदा वेतन हर माह की 5 तारीख को देने जैसी मांगे शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक एसोसिएशन के प्रधान रोशन मेहता ने इस बारे में जानकारी दी और उनकी मांगों पर जल्द गौर करने की अपील की। वेतन को लेके और पिछला EPF सिक्योरिटी मनी को लेके, पर जब जिस दिन हमने मीडिया में ये खबर दी तो उसी दिन जो है कुछ लोगों को जो है वेतन जो है रिलीज़ किया गया। तो इस वजह से हमने जो है धरना पोस्टपोन किया और मिलने का प्रोग्राम रखा डायरेक्टर साहब से। कितने माह का वेतन मिला है अभी? हमें तो 4-5 महीनों का वेतन मिला ही नहीं था, तो इस बारे में उन्होंने जो है 2-2 महीने का जो है, कईयों का 1 महीने का, कईयों का 2 महीने का डाल दिया, पर इसमें भी कोई सिस्टम नहीं है। कईयों का अभी 5-6 महीने का 5 महीने का वेतन जो है बीच बीच में पिक एंड चूज किया। आगे की रणनीति के बारे में आज हम डायरेक्टर साहब से हमने 5 बिंदुओं पे जो है बातचीत की, तो सकारात्मक रही, जिसमें उन्होंने बोला कि आपकी पॉलिसी का भी प्रोसेसिंग चली हुई है और जो भी पॉइंट हमने बताया उन्होंने बोला कि ये सारे पॉइंट जो है आपके हल हो जाएंगे। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक शशि भूषण शेखरी ने आश्वासन देते हुए बताया कि जल्द ही कंप्यूटर टीचर्स के लिए स्थायी नीति बनाई जाएगी और उनकी सभी मांगें सरकार के विचाराधीन हैं। जल्द ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। 12वीं तक पढ़ाने का या 10वीं तक पढ़ाने का वो कोई विशेष इशू है ही नहीं, लेकिन ये आपसे मुझे सुनने को मिल रहा है ऐसा कोई इशू नहीं है। उनका इशू तो मेनली है कि सैलरी समय पे मिलती जाए और दूसरा इशू है कि उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। तो जो 12वीं तक पढ़ाने का अब तक जो कोई चैनल चला हुआ, जो सिस्टम चला हुआ IP टीचर्स के आने के बाद, उसमें कुछ चेंज आया होगा, तो उसमें कोई दैट्स नॉट अ बिग इशू। उनके लिए जो पॉलिसी बनाने की बात है, उनकी सैलरी स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन करने की बात है, वो सारा का सारा मामला जो है वो सरकार के बिल्कुल विचाराधीन है और उसको बहुत जल्दी कुछ न कुछ अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी अपनी मांगों को लेकर ये आपसे मिले हैं, तो आपकी तरफ से किस तरह का आश्वासन इन्हें मिला है? मैंने तो उनको ये कहा है कि आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने में हम हमेशा तत्पर रहे हैं, आगे पहुंचाया है
और अब जो डिस्कशन लेवल पे आगे जानी है बात, उसमें थोड़ा सा समय और लग सकता है और उसके बाद ही सरकार की ओर से आदेश जो हमको होंगे उनको हम लागू करेंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत आम बजट 2014-15 को प्रदेश भाजपा द्वारा सराहनीय बजट करार दिया गया है। पार्टी प्रवक्ता गणेश दत्त ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये आम जनता के हित का बजट है और इसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार की वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने आज जो 2014-15 का बजट प्रस्तुत किया है, इस बजट को हम देश के विकास में और इस देश के हर नागरिक के पक्ष का बजट मानते हैं। जहां इस बजट में गांव के गरीब का, किसान और मजदूर का, बेरोजगार का, सीनियर सिटीजन का और महिला समाज का ध्यान रखा गया है और वहीं देश की सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने की ओर एक ठोस प्रयास किया गया है। इस बजट में जहां आयकर की सीमा 2.5 लाख से 3 लाख की गई है और 2 लाख से 2.5 लाख की गई है, यह सराहनीय कदम है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।